So hello students, good afternoon. Let's start our today's session of the physics. आज के लेक्चर में कल के जो दो प्रॉब्लम थे उसका एक बार रिवीजन लेते हैं एंड उसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाकी का पार्ट स्टडी करेंगे. ओके, ये देखिए यहाँ पे एक ग्लास है. क्वेश्चन क्या है देखिए, रिपीट करने पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन इज लाइक दिस. सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ओके, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है. वी वांट टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स so that light doesn't come out from the vertical surface. ये vertical surface है, this is also vertical surface. So इस vertical surface से light बाहर नहीं निकलनी चाहिए. That is the condition ना. Okay? तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर रेज इंसिडेंट फ्रॉम द बॉटम. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, रेज इंसिडेंट फ्रॉम द बॉटम. वो रे अंदर जाता है एंड कहां पे इंसिडेंट होता है, वर्टिकल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, वर्टिकल सरफेस. तो वर्टिकल सरफेस से ये रे बाहर नहीं आना चाहिए. मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइदर रे अलोंग द सरफेस जाना चाहिए या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए. ये तो करेक्ट है ना, दैट इज द क्वेश्चन ना. यहाँ पे ग्लास स्लैब है. ओके, रेज इंसिडेंट फ्रॉम द बॉटम. ओके, वो रे क्या हो जाएगा, ग्लास के अंदर जाएगा. ठीक है, उसके बाद वो कहां पे इंसिडेंट होगा, वर्टिकल सरफेस पर इंसिडेंट होगा. ओके, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्टिकल सरफेस से यहाँ पे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होने दो, यहाँ पे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होने दो, वर्टिकल सरफेस से रे बाहर नहीं निकलना चाहिए. मतलब रे आइदर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होना चाहिए. करेक्ट है ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस. एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं, दैट इज 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेंगे, क्योंकि अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस को रे बाहर नहीं आता है तो और किसी भी एंगल को वो रे बाहर नहीं आ सकता. करेक्ट है. ओके, हाँ. तो यहां पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, आईसी. ओके, क्योंकि इंसिडेंट रे अगर अलोंग द सरफेस होता है, रेयर मीडियम में इंसिडेंट रे अलोंग द सरफेस होता है तो डेंसर मीडियम में, मतलब ये तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो डेंसर मीडियम में हमेशा एंगल क्रिटिकल एंगल ही रहता है. ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा. ओके, डेंसर मीडियम में एंगल क्रिटिकल एंगल रहता है तो रेयर मीडियम में 90 डिग्री रहता है. ओके, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहने दो, ये तो कंसेप्ट ठीक है ना. ओके, क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट क्या है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री. तो ग्लास के बाहर रेयर मीडियम है, ग्लास के अंदर डेंसर मीडियम है. बाहर मतलब रेयर मीडियम का एंगल 90 डिग्री है तो डेंसर मीडियम का एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल ही रहता है. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा. ये समझ में आ गया क्या, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए. इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं, इतना ही आपको ध्यान में रखना है. डेंसर मीडियम में अगर क्रिटिकल एंगल रहता है तो रेयर मीडियम में हमेशा 90 डिग्री ही एंगल रहता है. वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जाने दो या फिर डेंसर से रेयर में जाने दो, ये आपको कंसेप्ट पहले ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए. ओके, डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल है तो रेयर मीडियम में 90 डिग्री एंगल ही रहेगा. वो रे कहां से कहां पर जाता है वो थिंक करने की जरूरत ही नहीं है. तो देयरफॉर यहाँ पे अगर रेयर मीडियम, यहाँ पे रेयर मीडियम तो है, ये तो पता है ना. तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल है तो डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल ही होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल सरफेस से रे बाहर नहीं निकलना चाहिए. सो एटलीस्ट रे ऐसा तो जाना चाहिए ना, एटलीस्ट अलोंग द सरफेस जाना चाहिए या फिर अंदर रिफ्लेक्शन होना चाहिए. तो मिनिमम कंडीशन कंसीडर करते हैं. अलोंग द सरफेस सपोज रे ट्रैवल करता है, रे अगर अलोंग द सरफेस ट्रैवल करता है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल ही होना चाहिए. सो वंस अगेन सेम कांसेप्ट, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, 90 डिग्री. 90 डिग्री रेयर मीडियम में एंगल 90 है तो डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल रहता है. ये आपको फिक्स ध्यान में रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्रिटिकल एंगल हो गए, ये दोनों एंगल क्या हो गए, क्रिटिकल एंगल हो गए.
अभी ये हमने ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर किया, ये ट्राइंगल यहाँ पे हमने कंसिडर किया, ओके, ये ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, IC plus 90 will be equal to 180, so 2IC will be equal to 90 ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 होना चाहिए क्योंकि ये 90 है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, एंड क्रिटिकल एंगल 45 आता है तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, बिकॉज साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, सो म्यू कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन 45, ओके, सो म्यू आ जाएगा 1 बाय साइन 45 मतलब 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 मतलब ये रूट 2 ऊपर आ जाएगा, सो म्यू इज इक्वल टू रूट 2, ओके। अभी म्यू अगर रूट 2 होता है तो क्या हो जाएगा, द रे विल ट्रेवल ऑलवेज अलोंग द सरफेस, अलोंग द वर्टिकल सरफेस, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो अलोंग द सरफेस जाने के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास एक तो रूट 2 होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूट 2 होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, and therefore we can write mu should be greater than or equal to root 2, mu should be greater than or equal to root 2, वो रूट 2 होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे एग्जैक्टली रूट 2 है तो अलोंग द सरफेस ट्रेवल करेगा, ग्रेटर देन रूट 2 है तो यहाँ से TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस केस, अभी इसमें अभी कुछ डाउट है क्या, बोलिए, ओके। और इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन ए पेपर, एक पेपर पर ग्लास स्लैब रखा है, तो यहां से पेपर पर जो भी रिटर्न थिंग्स है, रिटर्न थिंग्स वो वर्टिकल सरफेसेस से हमें नहीं दिखना चाहिए, वर्टिकल सरफेस से हमें नहीं दिखना चाहिए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, रूट 2 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, रूट 2 या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेटर्स रहेंगे ना, यहाँ पे जो भी लेटर्स रहेंगे वहां से रेज निकलेंगे, बॉटम पर इंसिडेंट होंगे, बॉटम से अंदर जाएंगे, ओके, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो रे अलोंग द सरफेस जाना चाहिए या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ओके। अगर लेटर से निकलने वाले रेज साइड से अगर बाहर नहीं आते तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो इसको नहीं दिखेगा ना, ऑब्जर्वर को ये जो लेटर है ऊपर से ही ओनली दिख सकते हैं, फ्रॉम टॉप ओनली, ही कैन नॉट सी फ्रॉम द साइड, ओके। सो ऐसा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ अ ग्लास स्लैब, rectangular glass slab is placed on a paper, okay, on which something is written, पेपर में कुछ रिटर्न है, तो वर्टिकल सरफेसेस से, वर्टिकल मतलब साइड के सरफेसेस से हमें जो भी रिटर्न है वो नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, रूट 2 होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, रूट 2 या फिर उससे ज्यादा, ओके। देखिए आईसी अगर डिक्रीज होता है तो टीआईआर होगा कि नहीं होगा, वो मुझे बताइए, म्यू अगर बढ़ाते हैं तो आईसी कम हो जाएगा, करेक्ट है ना, आईसी कम होता है तो टीआईआर होगा कि नहीं होगा, ये आपको कंसेप्ट पहले स्टडी करना है। देखिए आईसी कम होता है तो टीआईआर इजीली होता है ना, आईसी बढ़ता है तो टीआईआर नहीं होता है। देखिए डायमंड और ग्लास, इन दोनों में टीआईआर किसका इजीली होता है, टीआईआर डायमंड और ग्लास में, डायमंड में इजीली होता है, क्यों, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है, म्यू ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम, जितना क्रिटिकल एंगल कम उतना टीआईआर इजीली होता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 के बजाय थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल कम हुआ तो टीआईआर इजीली होता है, टीआईआर होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ने पर टीआईआर नहीं होता, क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए तभी टीआईआर होता है, ओके। So when C is greater than I, then refraction, and when I is greater than C, TIR. Correct. संदेश, you are correct. Okay. मतलब क्रिटिकल एंगल कम हुआ तो ही, मतलब I suppose as it is, angle of incidence as it is है, क्रिटिकल एंगल हमने कम किया तो angle of incidence will become automatically more than critical angle and TIR will take place. Okay.
उसके बाद और एक हमने प्रॉब्लम देखा था, ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम कौन सा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से एक प्रिज्म है, यहाँ पे इस तरह से एक प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री दिया गया है। एंड इस प्रिज्म के ऊपर यहाँ पे एक लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है। एंड यहाँ पे इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, दिस इज 3/2। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 3/2। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैड स्टडीड यस्टरडे। तो इस क्वेश्चन में अभी क्या दिया है, देखिए a ray is normally incident here, normally incident हो रहा है, normally प्रिज्म पर ray normally incident हो रहा है। and in the question it is given that ray is normally incident on the prism, it enters into the prism and incident on ग्लास लिक्विड इंटरफेस, यहाँ पे जो सरफेस है ना, यहाँ पे इंसिडेंट होता है। तो यहाँ ये जो रे है लिक्विड में नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे TIR होना चाहिए, लिक्विड में नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे TIR होना चाहिए। तो TIR होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, व्हाट शुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या, देखिए बिलो देयर इज अ प्रिज्म, अबव देयर इज अ लिक्विड, प्रिज्म का एंगल यहाँ पे दिया है 60, 90, 30, ऐसा प्रिज्म का एंगल क्वेश्चन में दिया गया है। एंड क्या हुआ है, प्रिज्म के एक साइड पर रे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, नॉर्मल इंसिडेंट होने के कारण वो विदाउट एनी डेविएशन अंदर जाएगा, अंदर जाके कहां पे इंसिडेंट होगा, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, कौन से सरफेस पर, लिक्विड और ग्लास का जो सरफेस है ना बीच वाला, उस पर इंसिडेंट होगा। और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, करेक्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए नॉर्मल इंसिडेंस के कारण भी विदाउट एनी डेविएशन अंदर जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी कितना हो रहा है वो निकालेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है, आई वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा बताइए, 60, 90, ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, कितना एंगल आ जाएगा, दिस विल बी 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये आई कितना बनेगा, क्योंकि दिस इज अगेन नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आई कितना बनेगा फिर 60 हो जाएगा, आई 60, आईसी नहीं, यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल देख रहे हैं ना हम, तो आईसी नहीं बोलेंगे हम, इसको आई बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है अभी इस डायग्राम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है एक्चुअली, ठीक है ना, आईसी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में यहाँ पे एंगल 60 है, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो आई 60 है यहाँ पे। अभी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए फॉर TIR, ये होना चाहिए ना, तभी TIR हो सकता है, या फिर नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी TIR हो सकता है, ठीक है ना। अभी क्या करूंगा, हमें आई पता है, यहाँ पे आई का डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखूंगा, अभी दोनों साइड का मैं साइन ले लूंगा, साइन आई इज इक्वल टू, सॉरी साइन आई इज रखना पड़ेगा, साइन आई इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आईसी, ठीक है। साइन आई, तो यहाँ पे आई का वैल्यू रखूंगा साइन 60, साइन 60 कितना रहता है, √3/2 एलएचएस को आ गया, करेक्ट है ना। साइन आई मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2, ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। ग्रेटर देन साइन आईसी का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन आईसी का फॉर्मूला 1/μ रहता है, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे 1/μ नहीं यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे बताइए, हाँ, क्योंकि 1/μ कब यूज करते हैं साइन आईसी का फॉर्मूला, एक साइड पर एयर होना चाहिए, दूसरे साइड पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होना चाहिए, तभी हम साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ लिखेंगे। अगर दोनों साइड पर मीडियम है ना, क्योंकि ऊपर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, ओके। तो साइन आईसी के दो फॉर्मूले हैं, 1/μ
म्यू या फिर म्यू आर बाय म्यू डी। तो प्रॉब्लम में ठीक से देखो, एक साइड को एयर है क्या, एयर है तो 1 बाय म्यू लिखो, एयर नहीं है लिक्विड वगैरह कुछ है तो म्यू आर बाय म्यू डी लिखना है। मतलब यहाँ पे म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है, डिवाइडेड बाय डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या, बोलिए इसमें। सो यहाँ पे म्यूजे को एलएचएस को लेके जाता, सॉरी म्यूजे को एलएचएस को लेके जाता हूं। सो रूट 3/2 इंटू म्यूजी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एल। ओके, रूट 3/2 म्यूजी 3/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एल। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी 3√3 डिवाइडेड बाय 4। इससे ज्यादा होना, मतलब इतना होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उसी टाइप का भी, इसी टाइप का प्रॉब्लम है ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो इतना होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, सॉरी इससे कम होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। एक तो 3√3/4 होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, अभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी टीआईआर के लिए एक कंसेप्ट ध्यान में रखिए। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सर्टेन लेवल पर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ओके, देखिए यहां पे डेंसर मीडियम, यहां पे रेयर मीडियम है, यहां पे डेंसर मीडियम है, ठीक है, एंड रे इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, रे इज ट्रेवलिंग लाइक दिस। सपोज हमने कैलकुलेशन करके डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 निकाला, मतलब यहाँ पे सपोज कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है और बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम निकालो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1.5 निकाला। 1.5 किसके लिए है, ये रे अलोंग द सरफेस ट्रैवल करने के लिए। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हुआ तो अलोंग द सरफेस जाएगा, एंड 1. अभी मुझे बताइए टीआर होने के लिए 1.5 से ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, बताइए, मोर और लेस? मोर, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये हो गया डेंसर का। सपोज डेंसर का हमें दिया गया है, एंड वंस अगेन फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए रेयर मीडियम का सपोज मैंने कैलकुलेट किया और वो 1.5 हो गया, तो रेयर मीडियम का मतलब 1.5 हुआ तो ऐसा ट्रैवल करेगा। तो टीआर होने के लिए 1.5 से ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, बताइए? लेस। यही कंसेप्ट आपको समझनी है। मतलब हम म्यू जनरली कब किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इस कंडीशन के लिए, मतलब जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, जस्ट टीआईआर के लिए म्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल टीआईआर होने के लिए म्यू क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा तो होना, ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, किस पर डिपेंडेंट रहेगा वो किसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया है, मतलब डेंसर का कैलकुलेट किया है या फिर रेयर का कैलकुलेट किया है। ओके, that is the important thing that you should understand. So हमने सपोज डेंसर का म्यू निकाला, तो जो भी वैल्यू आया है उतना होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। और सपोज रेयर का हमने म्यू कैलकुलेट किया, यहाँ पे रेयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे डेंसर का ऑलरेडी दिया गया है, रेयर का निकाल रहे हैं, रेयर का यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम निकाला तो उतना होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या, या फिर रिपीट करना पड़ेगा, बताइए? क्योंकि टीआईआर की प्रॉब्लम में आपको किसी का भी म्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है, डेंसर का भी म्यू या फिर रेयर का म्यू। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, सराउंडिंग में एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, हमने डेंसर का निकाला। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डेंसर का पता है, रेयर का निकल रहे हैं टीआईआर होने के लिए। ओके, सो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन वैल्यू या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन वैल्यू या फिर उससे कम होना चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए फिर एक बार मैं बता देता हूं, साइन ऑफ आईसी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है,
म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी, करेक्ट। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, ओके मतलब डेंसर मीडियम जितना डेंस हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा उतना क्रिटिकल एंगल कम होगा एंड टीआईआर इजीली हो जाएगा। उसी तरह से अगर रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर आता है ना। तो रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ गया और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो गया तो टीआर नहीं होगा, क्योंकि आईसी हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, आईसी कम हुआ तो ही इजीली टीआर होता है। ये बेसिक्स आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आई शुड बी ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए तभी टीआर होता है। सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है तो आईसी अगर कम 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 होता है तो टीआर इजीली हो जाएगा, आईसी बढ़ता गया और इक्वल टू आई हो गया या फिर उससे ज्यादा हो गया तो टीआर नहीं होगा ना। तो टीआर होने के लिए आईसी कम होना चाहिए, आईसी कम होना चाहिए मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आईसी कम होने के लिए ये बढ़ना चाहिए, म्यू डी बढ़ना चाहिए, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना चाहिए एंड रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन दिस केस? ओके यहाँ पे कैलकुलेशन में भी हमने यहाँ पे आ गए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मतलब रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वैल्यू से कम होना चाहिए, दिस शुड बी लेस, लेस है ना यहाँ पे, लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन 3√3/4, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू होने पर जस्ट मतलब अलोंग द सरफेस रे ट्रैवल करता है, ओके हाँ अभी नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज यूजेस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे यूज होता है, कहां पे? तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ओके सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यहां पे क्वेश्चन है सर wavelength effect on TIR, yes wavelength has the effect on TIR because wavelength पर refractive index dependent रहता है and therefore if wavelength is more refractive index is less, refractive index less मतलब TIR easily नहीं होगा, ओके ठीक है। सो वेवलेंथ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडेंट होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंडेंट होता है एंड देयरफॉर वेवलेंथ हैज इफेक्ट ऑन द टोटल इंटरनल। वो हमने देखा है ना, अगर बीम ऑफ व्हाइट लाइट डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम अगर ट्रैवल होता है, ग्रीन अलोंग द सरफेस ट्रैवल करता है तो कुछ रेज का टीआईआर होता है, कुछ रेज का टीआईआर नहीं होता है, हेंस टोटल मतलब वेवलेंथ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड्स। हाँ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा है ना, हैव यू सीन ऑप्टिकल फाइबर? ओके आई विल शो यू। तो आपने ऐसा टॉय देखा होगा कि जिसमें एक नीचे पॉट रहेगा जिसमें लाइट बल्ब रखते हैं और लाइट बल्ब रखने के बाद ऊपर ऐसा थिन फाइबर्स रहता है एंड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस थिन फाइबर्स, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वेरी थिन फाइबर्स रहते हैं थ्रू विच लाइट कैन पास, कॉन्टैक्ट लेंस में भी यूज करते हैं इसका। सो दीज आर द ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, लाइट ट्रैवल होता है, ऑप्टिकल फाइबर किसी भी तरह से बेंड करो, ओके उस पाथ से, ऑप्टिकल फाइबर के पाथ से आपको लाइट जाता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इसका और एक एग्जांपल देता हूं आपको, यू कैन सी दिस वीडियो ना, you can
see here there is a optical fiber in blue color light. Okay, and here is a thick optical fiber is also present here. You can see just demonstration of the optical fiber. You can see here the concept of total internal reflection. You can see here actually. You can see this. In the glass, light is total internal reflecting. Total internal reflection is taking place here. You can see here light is not coming out from the side surface, but it is reflecting from the side surface. Correct है ना? दिख रहा है ना आपको? So actually ऐसा होता रहता है. So this is the case of total internal reflection. इसके और भी इस वीडियो में थोड़े से एग्जांपल है, वो देख लीजिए. So this is the optical fiber, you can see. You can see this now. Light is incident at this end. Okay, light is incident on this left hand side end, and light is traveling along this fiber from this point to continuously along this path, whatever may be the shape of the optical fiber, and it is finally coming out from this end. मतलब लाइट जनरली कैसे ट्रैवल करता है? लाइट जनरली ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इट ट्रैवल्स अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर. ओके, ऑप्टिकल फाइबर को किसी भी शेप में बेंड करो. एक एंड से आपने लाइट एंटर किया तो फाइनली लाइट दूसरे एंड से ही बाहर आता है. ऑप्टिकल फाइबर बीच में बेंड रहने दो या फिर किसी भी शेप में रहने दो, इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड ओनली. Optical fiber. You can see here light is coming from this end. It is wound in a coil. Then also light is coming out. You can see this. Light is coming from the end point only. सो रियलिटी में ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से दिखाई देता है वो आपने देखा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपने एक एग्जांपल भी देखा कि जिसमें अगर ग्लास लैब आपके पास है और लाइट हम लेजर लाइट एक एंड से इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है? अंदर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है डेंसर मीडियम में. वो भी आपने एग्जांपल देखा. तो ये ऑप्टिकल फाइबर का भी वर्किंग कैसे होता है वो हम देखेंगे. हाउ डज इट वर्क्स? मतलब ऑप्टिकल फाइबर किसी भी शेप में बेंड करो, लाइट ट्रेवल्स अलोंग दैट पाथ ओनली. It does not travel in a direct straight line. Okay, so if you see the construction of optical fiber, suppose this is optical fiber, I am going to draw the diagram of the optical fiber. Okay, optical fiber क्या रहते हैं? Optical fibers are very thin fibers which are made up of high quality glass. Okay, which are flexible also. So these are very thin fibers. Okay, these are very thin fibers of high quality glass. High quality glass, or sometimes high quality plastic, transparent plastic can also be used here. Okay,
And suppose this is optical fiber. So in this optical fiber, actually I am showing of bigger size, but you know that they are very small in size. So this is optical fiber. So in optical fiber, basically there are two sections. Okay, central section or central part is called as core. There are two parts of the optical fiber: core. Central portion is called as core, and outer portion is called as cladding. मतलब यूजुअली वो हमें दिखाई नहीं देगा सेंट्रल पोर्शन. ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहता है, फिर भी ये सेंट्रल पोर्शन ये कोर है, आउटर पोर्शन क्लैडिंग है, ऐसा यूजुअली हम नहीं देख सकते. ठीक है, वो दोनों कोर एंड क्लैडिंग बोथ आर मेड अप ऑफ द ग्लास, बोथ आर ट्रांसपेरेंट. ओनली डिफरेंस इज दैट उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है. ओके, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है अप्रोक्सीमेटली 1.7 एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5. ओके, both are transparent and therefore we cannot visually separate them. Only refractive index, their refractive indices, values of refractive indices are different. ठीक है, so core has a refractive index of 1.7 and cladding has a refractive index of 1.5, and therefore which one is a denser medium in case of core and cladding? इसमें से denser medium कौन सा रहेगा? Core will be the denser medium and cladding will be the rarer medium. Okay, now suppose a ray of light is incident from one end on this optical fiber. एक ray of light हमने one side से incident किया, तो क्या हो जाएगा? It will enter the core and यहाँ पे first refraction हो जाएगा. Suppose a ray of light is incident on the core, refraction will takes place and the ray will enter into the core. After traveling certain distance in the core, okay, it will incident on the कोर क्लैडिंग सरफेस इंटरफेस. ओके, कहां पे इंसिडेंट हो जाएगा? कोर से ट्रैवल होने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में, लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते 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 फाइनली कहां पे इंसिडेंट हो जाएगा? ये क्लैडिंग एंड ये कोर, उनके बीच का जो सरफेस है ना, वहां पे इंसिडेंट हो जाएगा. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, रे इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. रे इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? मोर देन ऑलवेज क्रिटिकल एंगल रहता है. ओके, क्योंकि कोर क्लैडिंग के लिए कुछ तो क्रिटिकल एंगल रहेगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है? मोर देन क्रिटिकल एंगल होता ही है. एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन? द रे विल नॉट ट्रैवल इनटू क्लैडिंग. ये जो रे है क्लैडिंग में ट्रैवल नहीं करेगा, क्लैडिंग में नहीं जाएगा. ये क्या हो जाएगा? इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर. कोर में फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. वंस अगेन आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन से सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और फिर से कहां पे इंसिडेंट हो जाएगा? कोर और क्लैडिंग का जो बीच वाला सरफेस है वहां पे इंसिडेंट हो जाएगा. एंड यहाँ पे वंस अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग. रे इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. कोर से क्लैडिंग में जाने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा है, करेक्ट? यहाँ rays traveling from denser to the rarer medium, and once again here angle of incidence is greater than critical angle, and therefore once again here PIR takes place, and once again it is reflected back into the core, and this process is repeated again and again in the core, and therefore due to multiple total internal reflection, light travels through the core only along a zigzag path. It travels through the core only. It cannot come out from core into the cladding में वो light बाहर नहीं आ सकता, and it finally comes out from the other end. तो ऑप्टिकल फाइबर का बेंड कैसा भी रहने दो, शेप कैसा भी रहने दो, यहाँ पे एक बार एक एंड से लाइट अंदर आ गया, कोर में एंटर किया, तो कोर में क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअसली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ओके, and due to this multiple total internal reflection, what will happen? Ray cannot travel from core to the cladding में कभी भी नहीं जाएगा. cladding में गया तो बाहर आ सकता है. okay, and therefore due to this multiple total internal reflection, it travels along a zigzag path and finally comes out from the other end of that core or other end of the optical fiber. And in this way, when light is incident on one end of the optical fiber, light comes out from the other end of the optical fiber. So this is the theory of the optical fiber. Any doubt in this case? इसको repeat करना पड़ेगा क्या? बोलिए.
इज इट रिक्वायर्ड, इज इट नेसेसरी टू रिपीट? बहुत सिंपल है. हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स. ओके, ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस. कहां पे? इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर. तो वंस अगेन एक बार मैं ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग फिर एक बार बता देता हूं, उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज हम देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे. ओके, वंस अगेन देखिए, यहां पे अगर क्लैडिंग नहीं होगा, यहां पे क्लैडिंग नहीं होगा तो भी टीआईआर हो सकता है. क्लैडिंग नहीं है तो भी टीआईआर हो सकता है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ सकता है. यहां पे क्लैडिंग नहीं है लेकिन एयर है तो टीआईआर हो जाएगा. लेकिन यहां पे अगर क्लैडिंग नहीं है एंड कोर से डेंसर मीडियम बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? टीआईआर नहीं होगा. एंड देयरफॉर क्लैडिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड देयर. ओके, क्लैडिंग रिक्वायर्ड होगा क्योंकि कोर डेंसर मीडियम है. क्लैडिंग की वजह से वहां पे हमेशा एक रेयर मीडियम रहेगा. अगर ओनली कोर हमने रखा, क्लैडिंग नहीं रखा, बाहर सराउंडिंग में एयर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. लेकिन सपोज ये ऑप्टिकल फाइबर हमने किसी लिक्विड में प्लेस कर दिया एंड लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से भी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? बीच में वो क्या बोलते हैं उसको, पंक्चर हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर. वहां से लाइट बाहर निकलना चालू हो जाएगा. यहाँ पे बीच में कोर के सरफेस पर एक ऑयल ड्रॉप सपोज आ गया, ऑयल ड्रॉप भी आ गया तो वहां से लाइट बाहर आना चालू हो जाएगा. ओके, एंड देयरफॉर क्लैडिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड देयर. सो क्लैडिंग और ये कोर का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या मेंटेन करेगा? रे जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा और कहां पे इंसिडेंट होगा? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के सरफेस पर ही इंसिडेंट होगा. ये कंडीशन वो क्लैडिंग की वजह से मेंटेन होगा. करेक्ट है ना जो मैं बोल रहा हूं? साउंड ठीक से आ रहा है ना? So once again देखिए, optical fiber consist of very thin fibers of which are made up of high quality glass. Optical fiber mainly has two parts. Okay, first part is called as core, second part is called as cladding. Okay, central part of optical fiber is called as core, whereas cladding is surrounded, core is surrounded by the cladding. Refractive index of core is 1.7 and that of cladding is 1.5, and therefore core is always a denser medium and cladding is always a rarer medium. Okay, cladding is always a rarer medium. When a ray of light is incident on one end of the optical fiber, refraction takes place and ray enters into the core. Okay, when a ray of light is incident on the one end of the optical fiber, refraction takes place and ray enters into the core. It travels certain distance through core. It travels certain distance through the core and finally incident on the core cladding interface. Finally incident on the core cladding interface. At this point, ray is trying to move from denser medium to rarer medium. At this point, ray is trying to move from denser to the rarer medium, and angle of incidence is more than critical angle. अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मोर देन क्रिटिकल एंगल ही क्यों रहेगा बताइए? क्योंकि ये फाइबर बहुत थिन है ना. अगर फाइबर बहुत थिन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा. देखिए यहां पे अगर डायमीटर ज्यादा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो सकता है. दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. डायमीटर ज्यादा है तो. अगर डायमीटर बहुत कम है, ठीक है, तो रे ऐसा एंटर करेगा एंड इस तरह से अंदर ट्रैवल कर. जनरली थिन है तो ऐसा, मतलब अलोंग द सरफेस ही इंसिडेंट करना पड़ेगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है. सो व्हाई ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड थिन ओनली? बिकॉज टू मेक दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लार्जर. ठीक है, so it will incident on the core cladding interface. At this point, ray is trying to move from denser medium to rarer medium. Angle of incidence is more than critical angle and therefore total internal reflection takes place and the ray is reflected back into the core. Ray is reflected back into the core. Once again after traveling certain distance. Once again after traveling certain distance, it again incident on the core cladding interface. It again incident on core cladding interface. Once again, the ray is trying to move from denser to rarer medium and angle of incidence is once again more than critical angle. Once again TIR takes place. So in this way, multiple total internal reflection takes place inside the core.
In this way, multiple total internal reflection takes place inside core until the ray reaches other end. जब तक वो रे अदर एंड तक नहीं पहुंचता तब तक वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही है, एंड फाइनली द रे कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड. ओके, सो वो बीच में किधर से भी बाहर नहीं आ जाएगा. वन साइड से इंसिडेंट किया, अदर साइड से बाहर आ जाएगा. It is made up of a different type of glass. Okay, high quality glass is there. Okay, so from that glass it is made. Any doubt related to this? बोलिए. आपको एक ही ग्लास पता है, that is brittle glass, but there are also some different types of glass which can bend also. Okay, उसके composition पर वो dependent रहता है. It depends on the composition. There is one question that रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर है रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन रेनबो. ठीक है, वो रेनबो हम स्टडी करने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. सो प्रीवियस बुक में ऐसा दिया गया था कि रेनबो क्यों फॉर्म होता है, रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाद में प्रूव हो गया है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है. रेनबो इज फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट फॉर्म्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन. ओके, डाउट है क्या? वेरी सिंपल है, जो मैंने बताया वो आपको थ्योरी में लिखना है. अगर ऑप्टिकल फाइबर का ये डायग्राम इस तरह से निकालना है और थ्योरी में क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से आपको लिखना है. वेरी सिंपल. ठीक है, इसके ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस, तो इसके यूजेस आपको शायद पता होंगे. यूजेस, दे आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. मतलब शायद आपने इंटरनल सर्जरी जो रहता है, इंडोस्कोपी, या फिर इंटरनल ऑर्गन का, अगर हमें वो पाइप डाल के अंदर का ऑर्गन का हेल्थ या फिर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, अंदर लाइट होनी चाहिए. हमारी बॉडी के अंदर तो डार्कनेस होगा ना कंप्लीट, तो वहां पे लाइट होना चाहिए और वहां से लाइट बाहर आना चाहिए. तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर हम बॉडी में डाल सकते हैं. ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर किसी भी तरह से बेंड करो, लाइट वन इंच पर इंसिडेंट किया तो दूसरे इंच तक पहुंचता है. सो देयरफॉर वी कैन मूव द लाइट टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन द बॉडी एंड वी कैन सी व्हाटएवर थिंग्स आर देयर. सो इंडोस्कोपी उसको शायद बोलते हैं. इंडोस्कोपी में इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं. सो मेडिकल फील्ड में ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं. सेकंड यूज इज इन केस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में इसका ज्यादा यूज होता है. कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट कनेक्शन, इसके लिए ओके ऑप्टिकल फाइबर का बहुत यूज होता है. क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा स्पीड है ना, वो क्यों है इतना स्पीड इंटरनेट का या फिर कम्युनिकेशन का? बहुत अच्छा स्पीड है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, वो वीडियो क्वालिटी अच्छी है. दिस हैपेंस ओनली ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सिग्नल्स है which are to be transmitted, जो भी सिग्नल है वो क्या करते हैं, they are converted into light, they are incident on one end of the optical fiber. तो वो क्या हो जाएगा, सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ट्रेवल करेगा, एंड दैट हैपेंस विद द स्पीड ऑफ लाइट. क्योंकि लाइट का स्पीड आपको पता है. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फास्ट क्यों है, उसमें डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. तो एज कंपेयर टू कन्वेंशनल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, कॉपर वायर्स यूज करते हैं. तो कॉपर वायर्स में क्या होता है, वहां पे डिस्टर्बेंस आ सकता है, करंट कम हो सकता है, ओके नॉइजेस ऐड हो सकते हैं. तो क्या करते हैं, उसको ऑप्टिक लाइट में कन्वर्जन, सिग्नल को ऑप्टिकल मतलब लाइट में कन्वर्ट करते हैं. हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट. लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी. आपको यहाँ पे फिजिक्स में एक टॉपिक है कम्युनिकेशन नाम का टॉपिक. तो कम्युनिकेशन टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर आल्सो.
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास माइक है, तो माइक क्या करता है, यहाँ पे माइक साउंड को क्या करता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है. व्हेन दैट अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन टू ऑसिलेटर सर्किट, देयर इज अ सर्किट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर सर्किट. सो ऑसिलेटर सर्किट को जो है, जब हम ये अल्टरनेटिंग करंट देते हैं ना, तो वो क्या करता है, that oscillator circuit produces electromagnetic waves which is called as light wave, and which can be directly given to the optical fiber, and through optical fiber it reaches from one place to another place. वहां पे फिर एक बार क्या होता है, this electromagnetic wave is converted into alternating current, and alternating current is given to the speaker, and therefore through speaker we can have the sound. Okay, so there are oscillator circuits. By using that oscillator circuit, which we can convert electricity into electromagnetic waves, उसको लाइट बोलते हैं. ठीक है. So these are two basic uses of this optical fiber. मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इंटरनेट में यूज करते हैं. ओके, so this is all for today's lecture of the physics. नेक्स्ट लेक्चर को क्या करेंगे हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाकी के जो यूजेस है, अदर यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है. So this is all for today's lecture of physics.